Good morning, dear students. I am Neeru Bansal, your chemistry teacher. Today we will start new chapter of chemistry, that is chemistry in everyday life. यानी रसायन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। सबसे पहले क्या उपयोग होता है रसायन का दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में जैसे अपन को बीमार पड़ गए, मेडिसिन्स के रूप में, मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में, फूड मटेरियल्स में कैसे किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए अपन केमिकल्स वगैरह डालते हैं, जैसे सॉस बनाते हैं उसमें एसिड वगैरह, बेंजोइक एसिड वगैरह डालते हैं। क्लींजिंग एजेंट में कुछ भी चीज़ साफ़ करने के लिए अपन लोग को केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, यानी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट टॉपिक है ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ड्रग्स मतलब वो नहीं होता जिससे अपन को एडिक्शन हो जाता है, वो नहीं। ड्रग्स मतलब होता है मेडिसिन। ड्रग्स को अपन मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं जब अपन उसकी क्वांटिटी कम लेते हैं। ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस। ड्रग्स किसे बोलते हैं? लो मॉलिक्यूलर मास, यानी उनका वेट कम रहता है और फिर भी वो केमिकल्स अपने बॉडी पे इफेक्टिव रहते हैं। व्हेन दीज आर यूज्ड फॉर थेरापेटिक यूजली, थेरापेटिक यूज मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ की थेरेपी यानी ट्रीटमेंट के लिए अपन कुछ भी चीज़, अपन को कहीं पर भी हाथ पैर में दर्द है, बुखार है, किसी भी चीज़ के लिए अपन जब उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं तब उसको बोलते हैं हम मेडिसिन यानी दवाइयाँ। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेडिसिन? मेडिसिन्स वो होती हैं जो दवाइयाँ यानी जो बीमारी में अपन के काम में आती है। किस किस काम में आती है? डायग्नोस करने में। कोई भी बीमारी है, जैसे अपन को टाइफाइड वगैरह है, कोई डॉक्टर बताता है तो अपन सबसे पहले कहाँ जाते हैं? ब्लड टेस्ट करने के लिए। ब्लड टेस्ट में भी ब्लड में कुछ केमिकल्स वगैरह मिला के वो चेक करते हैं कि कौन सी बीमारी है अपन को। सेकेंड वन इज़ प्रिवेंट एंड ट्रीट डिसीजेस। तो उस डिसीज़ को रोकने के लिए और उस डिसीज़ यानी बीमारी का इलाज करने के लिए उसको यूज़ करा जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए ड्रग्स की? सबसे पहले है इट शुड हैव मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स मतलब अपन ने कोई दवाई ले ली, अपन को चक्कर आ गया, बेहोश होकर गिर गए, ये सब नहीं होना चाहिए। एंड एक्ट ऑन अ सिस्टम विथ एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। तो सबसे पहले ड्रग्स में क्या होना चाहिए, मेडिसिन में क्या होना चाहिए? उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए और उसी सिस्टम पे अफेक्ट करना चाहिए जहाँ पर वो उसकी ज़रूरत है। जैसे अपन बुखार की दवाई में बुखार की दवाई लेते हैं और किसी चीज़ की नहीं लेते हैं कि अपन ने सिर दर्द की ले ली तो अपन का बुखार सही हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है उसका डिवीज़न किस में है? ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अपनी बॉडी में उसका क्या इफेक्ट। सबसे पहला है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब होता है विच गिव रिलीज फ्रॉम पेन, जो कि अपन को कहीं पर भी दर्द है, सिर में दर्द है, जैसे डिस्प्रिन ले लेते हैं सिर में दर्द के लिए, हाथ पैरों में दर्द है, अपन ने पैरासीटामोल ले लिया, तो ये सब क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक, यानी ये अपन को किससे बचा रही हैं? पेन से रोक रही हैं। नेक्स्ट वन इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वो होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रखती हैं। अपन को कहीं पर भी कट जाता है, चोट लग जाती है तो अपन एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेते हैं, यानी बोरोलिन, बोरोप्लस, ये भी एंटीसेप्टिक क्रीम में ही इंक्लूडेड रहती हैं। तो उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, डिटॉल है, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं और उनको बैक्टीरिया वगैरह को जो लग जाते हैं उनको मारते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन मीन्स जहाँ पर उस ड्रग की ज़रूरत है वहीं पर वो इफेक्ट करे। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑकरिंग ऑन बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी बायोकेमिकल अपने बॉडी के जिस प्रोसेस में उसकी ज़रूरत है, जिस पार्ट में ज़रूरत है वहीं पर जाके वो इफेक्ट करे। नेक्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर यानी हर ड्रग्स का स्ट्रक्चर अलग रहता है। सपोज सल्फर के सल्फर ड्रग ही हैं तो हर सल्फर ड्रग के सल्फामाइड है, सल्फर ड्रग, सबका स्ट्रक्चर चेंज रहता है। ठीक, अपने केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से ड्रग्स को अलग अलग उसमें क्लासीफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट। मॉलिकुलर टारगेट मीन्स क्या होता है? ड्रग्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर हैव सेम मैकेनिज्म फॉर द टारगेट। अगर सेम स्ट्रक्चर है किसी भी ड्रग का तो वो अलग अलग टारगेट हैव सेम मैकेनिज्म, उनका सेम मैकेनिज्म होता है टारगेट, अपना टारगेट यानी जहाँ पर उसको अफेक्ट करना है उसके लिए। नेक्स्ट वन इज केमिकल्स इन मेडिसिन। सो फर्स्ट वन इज एंटीपायरेटिक। पायरेटिक मतलब क्या होता है? दैट सब्सटेंस यूज्ड फॉर लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मतलब क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर जब लोअर करने के लिए, यानी जब बुखार आ जाता है अपन को तो अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी का ताप, शरीर का ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ना यानी फीवर आना। तो ये जो ट्रीटमेंट, जो फीवर में, बुखार में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। यानी जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका पैरासीटामोल और एस्पिरिन।
You have to learn the structure also. I have written here the structure. Drawn the structure. You have to learn this one also. Structure भी बेटा आप लोगों को सब ये याद करना है. नेक्स्ट टॉपिक इज एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक मैंने भी पहले भी एक्सप्लेन किया था. एनाल्जेसिक मतलब होता है जो पेन से या दर्द से रिलीफ दिलाते हैं. कहीं पर भी अपने बॉडी के हिस्से में पेन है, दर्द है, अगर अपन ने दर्द की दवाई खा लेते हैं तो वो सही हो जाता है. उन दवाइयों को बोलते हैं एनाल्जेसिक, या उन केमिकल सब्सटेंसेस जिसकी दर्द से दूर, जो कि रिलीफ करते हैं अपन को पेन वगैरह से, उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक दो टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है नैरकोटिक्स, दूसरा होता है नॉन नैरकोटिक्स. ओके, फर्स्ट वी विल स्टार्ट नैरकोटिक्स. नैरकोटिक्स मतलब क्या होता है? इट नॉट ओनली डिक्रीजेस पेन बट ऑल्सो कॉजेज स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस. कई दवाइयाँ आप खाते हो दर्द की और आपको उसके बाद नींद आने लगती है. ओके, तो वो दर्द के बाद जो नींद आती है वो कहलाती है नैरकोटिक्स. इट कॉजेज एडिक्शन, और उनका एडिक्शन हो जाता है. एडिक्शन मतलब अपन को आदत पड़ जाती है अगर उसको अपन रेगुलरली यूज़ करते हो तो नैरकोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो कि पेन रिलीफ होती हैं, एंड इट कॉजेज स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस, और उनका एडिक्शन हो जाता है अगर अपन उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं. अब ये मेडिसिन कब दी जाती है? नैरकोटिक्स वाली. ये नैरकोटिक्स वाली मेडिसिन जब दी जाती है देन पेन रिलीफ इन पेन ऑकरिंग आफ्टर ऑपरेशन. किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, आपका पेन है, आपके चेस्ट पेन है, कैंसर पेशेंट हैं, उनको जिनको जो असहनीय दर्द होता है उनको जो दवाई दी जाती है वो रहती है नैरकोटिक्स के. तो दवाई खाकर और सो जाता है इंसान, ठीक है, लेकिन इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है? मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन नैरकोटिक्स. नॉन नैरकोटिक्स भी पेन रिलीफ में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये साथ साथ कब होता है? इट ऑल्सो रिड्यूसेस द बॉडी टेम्परेचर. यानी बुखार के साथ साथ जब आपके हाथ पैरों में दर्द होने लगता है तब ये दवाई दी जाती है, तो उस दवाई को बोलते हैं नॉन नैरकोटिक्स. इसका एग्जाम्पल क्या है? इबुप्रोफेन. आई हैव ड्रॉन हियर द स्ट्रक्चर ऑल्सो. यू हैव टू लर्न ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ड्रग्स. Next one is tranquilizers. Tranquilizers are those chemical compounds which are used for the treatment of stress. स्ट्रेस यानी कभी कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई बहुत ज़्यादा किसी की टेंशन लेने की आदत होती है, मेंटल डिसीजेज हो जाती है, दिमागी तौर से कोई परेशान होता है, तो उनको टेंशन और स्ट्रेस दूर करने के लिए जो दवाई दी जाती है वो कहलाती है ट्रैंकुलाइजर्स. ट्रैंकुलाइजर्स वो दवाइयाँ होती है जिसको खा के अपन को ऐसा लगता है कि नहीं हम बिल्कुल सही हैं, हमारे को कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, तो वो दवाइयाँ होती हैं ट्रैंकुलाइजर्स. ट्रैंकुलाइजर्स दो तरीके की होती हैं. एक तो होती है हिप्नोटिक्स और दूसरी होती है नॉन हिप्नोटिक्स. ये मेन क्या करती हैं? ये दवाइयाँ मेनली अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से जब अपन स्ट्रेस वगैरह होता है तो अपने दिमागी तौर पे ही तो अपन स्ट्रेस लेते हैं, कोई भी सोचते हैं तो दिमाग से ही तो सोचते हैं. तो ये मेन दवाइयाँ जो रहती हैं मेनली अपने ब्रेन पे अफेक्ट करती हैं और अपने को क्या करती हैं? हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं और ऐसा लगता है कि अपन को कोई भी स्ट्रेस नहीं है, अपन बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं. और मेनली ये हिप्नोटिक्स वाली जो होती है स्लीप प्रोड्यूसिंग होती हैं. स्लीप प्रोड्यूसिंग यानी उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जो कि वायलेंट होते हैं. कई मेंटल पेशेंट्स आप लोगों ने देखे होंगे जो एकदम वायलेंट हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इधर उधर भागा दौड़ी करने लगते हैं, मारपीट वगैरह करने लगते हैं. उन पेशेंट्स को मेनली जो दवाई दी जाती है वो हिप्नोटिक्स होती है और ये स्लीप प्रोड्यूसिंग होती है कि इसको खा के पेशेंट थोड़ी देर के लिए स्लीप यानी सो जाता है. इसका एग्जाम्पल है बार्बिट्रिक एसिड और वर्नॉल. नेक्स्ट वन इज नॉन हिप्नोटिक्स. नॉन हिप्नोटिक्स इज ऑल्सो एन एंटी डिप्रेशन ड्रग. एंटी डिप्रेशन मैंने बता चुका, जो डिप्रेशन को दूर करे. एंटी मीन्स स्टॉप, विच स्टॉप द डिप्रेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट द डिप्रेशन. इसका एग्जाम्पल क्या है? वेलियम, इक्विनल, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन हिप्नोटिक्स ड्रग्स. नेक्स्ट वन इज एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को. एंटीसेप्टिक वो ड्रग्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से? बैक्टीरिया वगैरह जो अपनी बॉडी पे घाव वगैरह बना देते हैं या फिर अपन की बॉडी में इन्फेक्शन लाते हैं. एंड इवन किल देम. इनकी न केवल स्टॉप करते हैं ग्रोथ को, न केवल रोकते हैं उनकी ग्रोथ को, बल्कि उनको किल करते हैं. इट डज नॉट हार्म द लिविंग टिश्यूज़.
ये मालूम है ये लिविंग टिश्यूज़ को हार्म नहीं करते हैं और अपन कट्स और वाउंड्स में इसको लगा सकते हैं। आप लोग को जैसा मालूम होगा बेटा, वायरल की एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक होती है, बैक्टीरिया के लिए होती है, इट इज़ नॉट फॉर वायरस। ओके, एग्जाम्पल इज डिटॉल, बिथेनॉल एसेट्रा। नाउ व्हाट इज बिथेनॉल? बिथेनॉल किसे बोलते हैं? बिथेनॉल वो होता है जो कि सोप्स में, आपने देखा होगा डिटॉल एंटीसेप्टिक सोप आता है, लाइफ बॉय आ रहा है, सेवलॉन आ रहा है, टीवी में रोज ऐड आप लोग देख रहे होंगे। तो बिथेनॉल सोप्स में ऐड किया जाता है फॉर क्रिएटिंग द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, जिसमें सोप्स में ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसइंफेक्टेंट। Disinfectant are also the same chemicals which are used for killing the microorganisms. Okay, but it is not safe for our living tissues. What is the difference between antiseptic और disinfectant? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच में अंतर क्या होता है? एंटीसेप्टिक तो अपन यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी में, लेकिन डिसइंफेक्टेंट में क्या इंक्लूड हो जाएगा? डिसइंफेक्टेंट में जैसे लाइजोल आता है, फ्लोर क्लीनर आता है, लाइजोल को अपन अपनी बॉडी के लिए थोड़ी ना यूज़ कर सकते कि अपनी बॉडी में कट लग गया और अपन ने उसको यूज़ कर लिया, नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये लिविंग टिश्यू के लिए सेफ़ नहीं होता है, इसलिए अपन उसको अपने स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि दोनों तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक रहे हैं, लेकिन अपन एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते, डिसइंफेक्टेंट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि डिसइंफेक्टेंट में कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स ज़्यादा रहता है, केमिकल्स ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड रहता है, वो स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, और जो डिटॉल रहता है, डिटॉल वगैरह जो एंटीसेप्टिक रहता है, उसमें केमिकल्स की क्वांटिटी कम रहती है, वो डाइल्यूट फॉर्म में रहता है, इसलिए अपन उसको यूज़ कर सकते हैं एंटीसेप्टिक को, डिसइंफेक्टेंट को अपन नहीं यूज़ कर सकते ना, अपनी बॉडी में नहीं यूज़ कर सकते। फिर अपन डिसइंफेक्टेंट्स को कहाँ यूज़ करेंगे? उसको मेनली सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या होता है? अब हर बार ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो हर बार अलग अलग तो कैंची वगैरह सब चीज़ें तो यूज़ करता नहीं है, वो क्या करता है, उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करते हैं, स्टेरिलाइज यानी उनको फिर से साफ़ करते हैं, किससे करते हैं? डिसइंफेक्टेंट से। अपने घर में फ्लोर्स वगैरह, फ्लोर क्लीनर के लिए, क्लॉथ्स में साफ़ करने के लिए, इन सब चीज़ों में इनका डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी, नाम से ही पता लग रहा है, एंटी मीन्स स्टॉप द ग्रोथ ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो होता है वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, जिसमें बच्चे नहीं हों, अनवांटेड चाइल्ड नहीं हों, उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसका क्या बोलते हैं? एंटी फर्टिलिटी, या फिर जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं गर्भ निरोधक। ठीक है, तो दीज ड्रग्स आर मेनली यूज्ड टू कंट्रोल प्रेगनेंसी इन वुमेन। इसके मेन प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए, वुमेन्स को कभी नहीं चाहिए बच्चे, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका मेन एग्जाम्पल क्या है? एनोविड ई। एनोविड ई इज़ अ टैबलेट दैट इज़ गिवन टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटा एसिड। एंटा एसिड किसे बोलते हैं? एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अपने पेट में जलन होने लगती है, अपन खाली पेट रहें या कुछ भी ज़्यादा तला वगैरह खा लेते हैं तो पेट में जलन होने लगती है। इस जलन को रोकने के लिए एसिडिटी यानी एक्सेस एसिड स्टमक में सीक्रेट होने लगती है और पीएच लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए और एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए जो केमिकल्स दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज एंटा एसिड। एंटा एसिड का मेन एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी इनो या सोडा वाटर जिसे अपन बोलते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। इनो है इसका एग्जाम्पल। तो ये सारे टेबलेट्स वगैरह किस में यूज़ करी जाती हैं? डिक्रीज द एसिडिटी इन द स्टमक। स्टमक में एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए करी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स वो दवाइयाँ होती हैं विच आर मेनली यूज्ड टू ट्रीट एलर्जी। कहीं पर भी अपने स्किन में एलर्जी हो जाती है। एलर्जी का क्या एग्जाम्पल है? रैशेज़ हो जाना, खुजली हो जाना, किसी धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाना कि अपन को खांसी आती है धूल वगैरह में जाके, और आँखों में जलन होना। ये सारी जो सारी जो बीमारियाँ होती हैं, इनके ट्रीटमेंट में जो यूज़ किया जाता है वो कहलाता है एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स का मेन यूज़ क्या होता है? इट इज़ मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इचिंग। इचिंग मतलब होती है खुजली,
धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, अपन की आँख नाक में खुजली होने लगती है और वॉमिट सी आने लगती है। तो इन सब में ड्रग्स में जो डिसीज यूज़ करा जाता है वो कहलाता है एंटी हिस्टामिन्स। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। If you have any problem regarding this chapter, I haven't explained the full chapter. ये पूरा चैप्टर नहीं है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आधा वीडियो एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके इसके बारे में पूछ सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, सबके स्ट्रक्चर्स लर्न करने ज़रूरी हैं। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।